सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री में चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं हम लोग। 1857 की क्रांति, उसका स्वरूप, उसकी असफलता के कारण या कारण और परिणाम। ठीक है, तो पहले हमने समझा है क्रांति के कारण। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो समझा है वो है क्रांति के प्रमुख नायक और क्रांति का विस्तार। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट था वो था 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और परिणाम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है क्रांति का स्वरूप। ठीक है, अर्थात क्रांति का स्वरूप कैसा था। क्रांति के बारे में अनेक विद्वानों के मत है। उन मतों को हम जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने उन्हें किस प्रकार से अपने तरीके से उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो क्रांति क्या थी या कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था। देखिए, विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के लिए अपने अलग अलग मत है वो प्रकट किए हैं। कुछ यूरोपीय जो इतिहासकार है, अर्थात जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने इसे सामंती वर्ग का विद्रोह या फिर मुस्लिम षड्यंत्र और सैनिक विद्रोह के नाम से परिभाषित किया है। वहीं कुछ विद्वान इसे काले लोगों का अश्वेत लोगों के विरुद्ध विद्रोह, कुछ विद्वानों ने इसे बर्बरता के विरुद्ध सजगता का विद्रोह जो है कहकर परिभाषित किया है। तो विभिन्न विद्वानों का मत है वो अलग अलग है। विद्वानों का मत चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें भारत की संपूर्ण जनता ने भाग लिया था। संपूर्ण वर्ग ने जो है साथ दिया था। इसमें काफी कुछ इसके प्रति उदासीन रहे थे, लेकिन फिर भी हम इसे किस रूप में मानेंगे, पहले हम विद्वानों को समझते हैं और उसके बाद उनके मतों को समझने के बाद हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए, पहला जो प्रमुख मत है वो क्या इसको सैनिक विद्रोह कहना उचित होगा या क्या इसे सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है। तो इस संदर्भ में रॉबर्ट जॉन लॉरेंस है, यूरोपीय इतिहासकार है, सीले है, और सर सैयद अहमद खां हिंदुस्तानी, और दुर्गादास बंदोपाध्याय, इन विद्वानों ने, रॉबर्ट जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे सैनिक विद्रोह का नाम बताया है। उनके अनुसार कि ये विद्रोह है वो सैनिक विद्रोह था। कारण क्या था, पहले जो ब्राउन बेस राइफल चलती थी, उसके बाद एनफील्ड राइफल आ गई। एनफील्ड राइफल के कारण जो उनमें कारतूस जो भरे जाते थे, उन कारतूसों को मुंह से उखेलना पड़ता था, मुंह से उसकी टोपी को निकालना पड़ता था और उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। तो इसके कारण सैनिकों ने इसे मना कर दिया था और मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया था बैरकपुर छावनी में, और उसके बाद मेरठ में सैनिकों ने इसका बायकॉट कर दिया या कह सकते हैं बहिष्कार कर दिया और वहां पर विद्रोह शुरू हो गया। तो अंग्रेज इतिहासकार रॉबर्ट जॉन लॉरेंस और सीले इसे सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं। वहीं भारतीय इतिहासकार कह सकते हैं या सर सैयद अहमद खां और दुर्गादास बंदोपाध्याय, इन्होंने भी इन्हीं बातों का समर्थन किया है कि उनके अनुसार भी ये विद्रोह है एक सैनिक विद्रोह था, जो कि सैनिकों के असंतोष के साथ ये विद्रोह भड़का था। तो यहाँ पे सैनिक विद्रोह हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ सैनिक वर्ग से ये शुरू जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कारण थे इसके मूल के अंदर। उस मूल के कारणों के फलस्वरूप जनता में असंतोष व्याप्त था।
और इसकी शुरुआत, इसका आरंभ है वो सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन फिर भी जनता ने हर जगह इसका साथ दिया था, तो इसे पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता या उचित नहीं कहा जा सकता। फिर दूसरा पॉइंट आता है मुस्लिम प्रतिक्रिया, कि ये एक मुस्लिम प्रतिक्रिया थी। डब्ल्यू टेलर, सर जॉन ऑग्रम ने इसे मुस्लिम प्रतिक्रिया माना है कि उनके अनुसार हिंदू शिकायतों की आड़ में मुसलमान पुनः अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, और इसके चलते डब्ल्यू टेलर जो इतिहासकार हैं, अंग्रेजी इतिहासकार, यूरोपीय इतिहासकार सर जॉन आउटरम और मॉलिसन और कुपलैंड, इन्होंने इसे जो है मुस्लिम प्रतिक्रिया माना है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं जो है इससे नाराज थे और वो चाहते थे कि वो अपने आप को पुनः स्थापित करें, तो इसके लिए उन्होंने जो है विद्रोह करना उचित समझा है। तो उन्होंने अपने शासन की, मुस्लिम शासन की पुनः स्थापना के प्रयास के लिए जो है इसमें भाग लिया था। तो कुछ लोग या यूरोपीय इतिहासकार है इसे मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं, मुस्लिम प्रतिक्रिया मानते हैं, तो ये उनका मत है। लेकिन हम इसे पूरी तरह से इसे भी सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के द्वारा किया गया विद्रोह नहीं था, या सिर्फ मुसलमानों ने ही इसमें भाग नहीं लिया, बल्कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आबादी इसके अंदर शामिल थी, और हर वर्ग के व्यक्ति ने इसमें भाग लिया था। कुछ लोग इसमें तटस्थ रहे, कुछ वर्ग इससे तटस्थ रहे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो इसे सिर्फ मुस्लिम प्रतिक्रिया या हिंदू शिकायतों की आड़ में मुस्लिम संगठन या मुस्लिमों की पुनः स्थापना का प्रयास है, वो भी उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारी अन्य आबादी भी शामिल थी जो कि मुस्लिम धर्म से परे थी। तो इसे मुस्लिम प्रतिक्रिया भी मानना उचित नहीं होगा। तो हम मान सकते हैं कि ना तो ये पूरी तरह से सैनिक विद्रोह था, न ही ये मुस्लिम प्रतिक्रिया थी। तीसरा पॉइंट आता है हमारा जन क्रांति। जन क्रांति यानी जनता के द्वारा की गई क्रांति जिसमें जन समूह शामिल होता है। तो सर जॉन केई जो है यूरोपीय इतिहासकार, उनका ये मानना था कि श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था ये विद्रोह। श्वेत लोग कौन है? अंग्रेज है, और अंग्रेजों की नीतियों से परेशान होकर भारतीयों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया। उनकी अत्याचारपूर्ण नीतियां, उनके प्रति भेदभाव की नीति, उनको पूर्ण सम्मान नहीं देना, उनको नौकरियों में उचित स्थान नहीं देना, तो ये कई ऐसे कारण थे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। उसके कारण जो है जॉन केई ने ये कहा कि ये श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था, जो कि उनकी नाराजगी है वो उन्होंने अपने इस रूप में प्रकट की थी। और वहीं जॉन ब्रूस नॉर्टन यूरोपीय इतिहासकार, इनका मानना है कि ये जन विद्रोह था, यानी जन विद्रोह यानी जनता के विभिन्न भागों ने, विभिन्न लोगों ने इसमें, वर्ग ने इसमें जो है भाग लिया था, तो उन्होंने इसे जन विद्रोह कहा है। मॉलिसन जो इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का ये एक सामूहिक प्रयास था। सामूहिक प्रयास यानी पूरी जनता एक हो चुकी थी, और उन्होंने ये प्रथम प्रयास किया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सके। और यहाँ तक W.S. रसेल जो कि अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी महत्वपूर्ण नजर से नहीं देखता था, यानी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं थी। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा थी, और उनकी नीतियों के विरुद्ध उनमें असंतोष था। तो इसके चलते भारतीयों ने इसका विरोध किया, और फिर जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो इसमें हर जो असंतोष हर व्यक्ति के मन में, जिस चीज के मन में पनप रहा था, उस हर व्यक्ति ने इस विद्रोह के अंदर भाग लिया। तो हम इसे पूर्ण रूप से जन क्रांति नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है जॉन ब्रूस नॉर्टन ने इसे जन विद्रोह या जन क्रांति बताया है। और वही मॉलिसन की ये बात भी अगर हम माने तो उन्होंने कि संपूर्ण
भारतीय लोगों ने जो भी असंतोष था उन्होंने अंग्रेजों को सामूहिक रूप से भारत से बाहर खदेड़ने का प्रयास है वो किया था। अब इसे भी हम पूर्ण रूप से उचित नहीं मान सकते। कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे वर्ग इससे तटस्थ थे, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो, वही भारतीय नरेश राजा महाराजा थे, वो अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखते थे, तो उन्होंने भी जनता के विद्रोह में साथ नहीं दिया था, बल्कि विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। वहीं बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े ताल्लुकदार, उन्होंने भी इस विद्रोह का सपोर्ट है वो नहीं किया था, साथ नहीं दिया था। तो हम इसे पूरी तरह से जन क्रांति नहीं कह सकते। हालांकि यूरोपीय इतिहासकारों ने इसे अपने अपने मत के अनुसार है वो प्रकट किया है। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से जन क्रांति नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें साथ भी नहीं दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसान विद्रोह। चौथा पॉइंट है हमारा किसान विद्रोह। अब किसानों ने है कंपनी शासन और बड़े ताल्लुकदार जो जमींदार हैं उनका शोषण करते थे, उनसे बहुत अधिक मात्रा में कर वसूली होती थी, उनसे खेती की फसलों की उपज के बदले उनको उचित धन धान्य फसल का हिस्सा नहीं दिया जाता था, जिसके कारण किसानों के मन में असंतोष था। वहीं अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियां, जिसमें कई बार अकाल, दुर्भिक्ष की स्थिति में जब वो फसल या टैक्स अदा नहीं कर पाते थे तब उनके ऊपर अत्याचार होते थे, और वहीं ये ताल्लुकदार और ये जमींदार जो होते थे, नरेश जो होते थे, उन्हें भी किसानों से उचित हिस्सा कर के रूप में मिलता था, तो वो कर लेते थे और उन्हें अपना हिस्सा भी निकालना होता था, और अंग्रेज सरकार को भी टैक्स के रूप में जो निश्चित दर थी उसको भी उन्हें समय पर जमा करवाना होता था, जिसके कारण उन्होंने जो है किसानों का भरपूर शोषण किया था। तो इस प्रकार से किसानों ने जो है इस विद्रोह में भरपूर रूप से भाग लिया था। तो कंपनी शासन और बड़े जमींदारों और ताल्लुकदारों के विरुद्ध विद्रोह समय समय पर पहले भी होते रहे थे, तो यहाँ पर किसानों ने विद्रोह किया था। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, चाहे यूरोपीय हो चाहे भारतीय इतिहासकार, उनका ये मानना है कि ये किसान विद्रोह था। लेकिन हम इस मत पर पहुंचते हैं, देखते हैं तो इसे पूरी तरह से किसान विद्रोह भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें किसानों ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ किसानों का ही शोषण नहीं हुआ था, सिर्फ किसानों के अंदर ही असंतोष नहीं था, बल्कि अन्य कई प्रमुख वर्ग थे जिसमें इन्होंने, क्योंकि सैनिक भी थे, व्यापारी थे, शिक्षित भी थे, अशिक्षित भी थे, किसान भी थे, तो हर तरह की जनता है इसमें शामिल थी। हिंदू हो या मुसलमान है वो इसमें शामिल था। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से किसान विद्रोह, इसे कहना भी उचित नहीं होगा। न तो इसे पूरी तरह से जन क्रांति कहा जा सकता है, न मुस्लिम प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, न ही इसे पूर्ण रूप से सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है, न ही इसे किसान विद्रोह के नाम से हम जान सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय विद्रोह। अब राष्ट्रीय विद्रोह इसे कहा जा सकता है या नहीं, देखिए पॉइंट को समझते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिसरेली यूरोपीय इतिहासकार, वो ये कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि इसमें भारतीय जनता ने एकजुट होकर भाग लिया था। तो बेंजामिन डिसरेली का ये मत है कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था, संपूर्ण राष्ट्र इसमें एकजुट हो गया था। अशोक मेहता जो भारतीय इतिहासकार है, या इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन में भी इन्होंने भी यही बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यहाँ पर जनता है वो असंतोष के कारण एकजुट हुई थी, और अगर इसे राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय महत्व अगर इसे कहा जाए तो इसे उचित कहा जा सकता है। तो अशोक मेहता ने भी द ग्रेट रिबेलियन जो अपनी पुस्तक है उसमें इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा है वो दी है। वही वीर सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया है, यानी ये पूरी तरह से होने वाला विद्रोह था और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इन्होंने बताया। सुनियोजित यानी व्यवस्थित तरीके से ये हुआ था संपूर्ण भारत के अंदर। हालांकि अगर क्रांति को हम देखें तो क्रांति शुरू होने वाली थी 31 मई को, 1857 31 मई, ऐसा संपूर्ण भारत में चल रहा था गुप्त तरीके से कि सभी जगह एक साथ क्रांति एक ही समय में शुरू होगी। तो अंग्रेजों
को इसे दबाने में सफलता नहीं मिलेगी और भारत से बाहर अंग्रेजों को निकाल देंगे। लेकिन फिर मेरठ में 10 मई 1857 को जो है सैनिक विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत हुई और फिर ये क्रांति है वो समय के अनुकूल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी जो है वीर सावरकर के कारण इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो अगर 20 दिन अगर हम देखते हैं तो संपूर्ण हिंदुस्तान इतना बड़ा था कि कहीं पे भी छुटकर 10 मई के बाद लगातार है वो विद्रोह होते ही रहे हैं। तो हर जगह अंग्रेजों को पसीने छूट गए थे। तो यहाँ पर वीर सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि सभी जनता ने भले टुकड़ों में ही सही, लेकिन फिर भी संपूर्ण भारत में विद्रोह का जो ज्वाला है जो भड़क रही थी वो चल ही रही थी और जनता अंग्रेजों के खिलाफ है वो खड़ी हो गई थी। डॉक्टर सत्या राय ने अपनी पुस्तक लिखी है भारत में राष्ट्रवाद। तो उन्होंने इसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय माना है या राष्ट्रवाद का उत्थान है इसे माना है। तो उन्होंने सत्या राय ने इसे भारत में राष्ट्रवाद माना है, जिसमें संपूर्ण जनता एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीयता के लिए या फिर कह सकते हैं कि देश प्रेम की भावना के कारण एकजुट होकर वो अंग्रेजों के खिलाफ है वो खड़ी हुई। तो यहाँ पर इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा है डिसरेली, वीर सावरकर, अशोक मेहता और सत्या राय ने इसे दी है। तो कुछ भी हम माने, लेकिन फिर भी इसे प्रयास है वो कहा जा सकता है। पूर्ण रूप से ना सही, क्योंकि बहुत सारे स्थानीय नेता थे जो अपने अपने लिए लड़ रहे थे, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे अवध का नवाब वाजिद अली शाह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, नाना साहब हो। तो कहीं न कहीं अपने इरादे उनके थे, अपने उनके स्वार्थ थे, लेकिन हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जनता इन सबके सपोर्ट में खड़ी थी, जनता इनके साथ में खड़ी थी। तो ये एक राष्ट्रीयता की शुरुआत थी अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों को इन सब से पता चल गया था कि अब उनका समय है यहाँ पे भारत में ज्यादा टिकने वाला नहीं है। नेक्स्ट आता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। बहुत सारे इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो मानते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले हैं डॉक्टर एस.एन. सेन। इन्होंने ये कहा कि जो युद्ध धर्म रक्षा के नाम पर प्रारंभ हुआ था उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। धर्म रक्षा कारण था कारतूसों को मुंह से नहीं तोड़ना, गाय और सूअर की चर्बी मिला होना, और हिंदू कहता है हमारा धर्म नष्ट होता है, मुसलमान कहता है हमारा धर्म नष्ट होता है। ठीक है, तो हिंदू और मुसलमानों के लिए दोनों ही के लिए अपवित्र था कारतूस को मुंह से तोड़ना। गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी हिंदुस्तानियों की पवित्रता पर प्रहार था हिंदुओं के लिए, और सूअर की चर्बी मुसलमानों की पवित्रता के ऊपर प्रहार था। ठीक है, गाय हिंदुओं में पूजनीय थी और मुस्लिम जो है सूअर है वो मुस्लिमों में निषिद्ध था। तो ऐसी स्थिति में धर्म रक्षा के नाम पर ये युद्ध शुरू हुआ और अंततः धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में इसका स्वरूप है वो फैल गया और इसने बहुत शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप है वो ले लिया। ठीक है, तो इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन ने ये कहा है। वहीं वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक लिखी है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अर्थात भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारत का स्वतंत्र समर। तो इस पुस्तक के अंदर वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम है इसे दिया है। पंडित नेहरू ने अपनी पुस्तक लिखी है भारत एक खोज, और पंडित नेहरू ये कहते हैं कि ये जन विद्रोह से शुरू हुआ था, सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ था, जन विद्रोह से शुरू हुआ था और शीघ्र ही इसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप है वो ले लिया। आर.सी. मजूमदार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का विद्रोह बताया है, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र इसमें एकजुट हो गया था। तो इस प्रकार से अन्य विद्वान भी है, जिसमें डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद और डॉक्टर एस.बी. चौधरी ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम है वो माना है। तो अंततः अगर हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचे या कंक्लूजन पर आए, तो कंक्लूजन
नरेश छूट गए, शासक छूट गए, लेकिन फिर भी निजाम था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब था, तो वो भी अपने अपने स्थान के मुखिया थे, नरेश थे या शासक थे। वीर कुंवर सिंह है, जमींदार थे, तालुकदार भी थे। तो हर जगह कहीं ना कहीं ये विद्रोह है वो शुरू हुआ था और फिर छोटे से स्केल पे या छोटे से रूप में ये शुरू हुआ और अंततः संपूर्ण भारत में एक ज्वालामुखी की तरफ फैल गया, या एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ था। ये सैनिक विद्रोह के नाम से मेरठ में या बैरकपुर छावनी मंगल पांडे के नाम से शुरू हुआ और उसके बाद इस चिंगारी ने शीघ्र ही एक दावानल का रूप ले लिया। दावानल यानी जंगल की आग जो अति शीघ्रता से फैलती है। तो ये क्रांति की शुरुआत तो छोटे से रूप में हुई थी, लेकिन होते होते ये संपूर्ण भारत में फैल गया और अंग्रेजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अगर भारतीय नरेश इसमें नहीं होते, भारतीय शासक अगर अंग्रेजों के साथ नहीं होते, तो अंग्रेज 1857 से ही भारत से बाहर निकल जाते। लेकिन भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया और वही कैनिंग ने इसे कहा था कि तूफान में इन नरेशों ने बाघ का काम किया। बाघ यानी टाइगर, कि तूफान को दबाने में वो एक शक्तिशाली रूप में अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। शक्ति के रूप में उन्होंने उनका साथ दिया, अपनी सेनाएं दी और अपने अपने स्थानों पर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस प्रकार से अंग्रेजों को नरेशों का साथ मिला। शिक्षित वर्ग था, उनका साथ मिला। बहुत सारे व्यापारी थे जो कि अंग्रेजों से जिनके स्वार्थपूर्ण होते थे, उनका साथ मिला। तो अंग्रेजों को ये विद्रोह को दबाने में मशक्कत तो करनी पड़ी, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों ने इनका साथ भी दिया था। तो इस प्रकार अंग्रेज जो थे, अगर उनको इन सबका साथ नहीं मिलता तो 1857 में ही ये भारत से बाहर निकल जाते और भारत देश हमारा आजाद हो जाता 1857 में। तो अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, प्रथम स्वातंत्र्य समर कहा जा सकता है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण भारत में भले ये टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अंततः ये बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया था। तो ये था विद्रोह का स्वरूप। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा टॉपिक। धन्यवाद।